हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम पर डे 30 क्वेश्चंस लगाते हैं। आज ये अपने सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस लगाते हैं और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना टारगेट अचीव किया है। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है उससे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आज जो भी स्टूडेंट न्यू ज्वाइन हुआ है वह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? यानी कि विद्यापति को क्या कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यह भी पूछा जाता है। और उनकी जो रचना है पदावली वह किस भाषा में रचित है? ऑप्शन दिया गया है मैथिली, अवधी, ब्रज या बघेली। मैथिल कोकिल विद्यापति की जो रचना है पदावली वह किस भाषा में रचित है? वह हमारी मैथिली भाषा में रचित है। क्लियर है? इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तने तैसी। यह रचना किसकी है? सूरदास की, मीराबाई की, तुलसीदास की या गिरधर की? जागी रही भावना जैसी यह रचना हमारी तुलसीदास की है। क्लियर है? इसे भी आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है? इसमें पूछा गया है कि बच्चन जी की इनमें से कौन सी रचना है। इसमें से देखा जाए तो रचना में प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला, धार के इधर उधर। इन चारों में से बच्चन जी की जो रचना है वो तो आपने कई बार सुनी होगी। इन चारों में से जो रचना है आपकी, जो प्रथम बार जीवन एवं मानवीयता के प्रति प्रौढ़ भावों की वाणी, यह किस में दी गई है? यह उनकी प्रणय पत्रिका में दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी जाती है? यानी कि प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हरिवंश राय बच्चन को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? इसमें अकेला हरिऔध लिखा हुआ है परंतु पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस तरीके से हम कहते हैं कि प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? यह दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता ये तो आपने कई बार पढ़े होंगे। ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कलहड़। इन चारों में से गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यामा किसकी रचना है? अब इसमें पूछा गया है कि काफ़ी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि हिंदी में जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें एक या दो रचनाएं आपकी जरूर आती हैं। और यदि आप वही नेट के एग्जाम की तरफ चले जाते हैं तो उसमें काफ़ी रचनाएं और रचनाओं के क्रम भी पूछे जाते हैं कि यदि किसी कवि या लेखक की जो रचनाएं हैं तो उनका क्रम क्या है, पहले उसने कौन सी रचना की फिर उसने कौन सी रचना लिखी। इस तरीके से हमें उनके क्रम को भी पढ़ना है और सभी कवि या लेखकों के बारे में उनकी रचनाओं को भी पढ़ना है। अब यामा किसकी रचना है? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सुमित्रा नंदन पंत की? इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यदि आपने ऑप्शन बी लगाया है महादेवी वर्मा तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यामा महादेवी वर्मा की ही रचना है। क्लियर है? और महादेवी वर्मा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप साथ में याद करते जाइए। चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर। चित्रलेखा को भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी या केशवदास? कुरुक्षेत्र रचना को भी कई बार एग्जाम में लिया गया है और एग्जाम के लिए वह काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गबन किसकी रचना है? गबन, गोदान यह किसकी रचना है? गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है जो कि उनका अपूर्ण उपन्यास है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? यह सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। क्लियर है? और मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाएं अलग अलग नामों से लिखी हैं। जैसे इन्होंने उर्दू में अपनी रचनाएं नवाब राय के नाम से लिखी हैं और हिंदी में अपनी रचनाओं को मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखा है। क्लियर है? अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। यानी कि इनका नाम मुंशी प्रेमचंद भी नहीं, एक और नाम है इनका। एक इनका नवाब राय नाम हो गया, एक इनका मुंशी प्रेमचंद नाम हो गया। इनका एक और जो वास्तविक नाम है वह क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारा,
कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किन कर्तव्य विमुख होना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन है? औंधी खोपड़ी का अर्थ है हमारा मूर्ख होना। इस तरीके से हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कान का कच्चा। कान का कच्चा किस व्यक्ति को कहा जाता है? जो किसी की भी बात को सुन के उस पर विश्वास कर ले। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? इस तरीके से जैसा कि ये बताया गया था, किसी भी व्यक्ति की बात को सुनकर तुरंत उस पर विश्वास कर ले, यानी कि शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घाट घाट का पानी पीना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काफी अनुभव होना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें देखा गया है मारा मारा फिरना ये गलत है, शिक्षा ग्रहण करना ये भी गलत है, तीर्थ यात्रा करना ये भी गलत है। सही ऑप्शन है हमारा घाट घाट का पानी पीना, यानी कि सभी क्षेत्र में अनुभव होना, यानी कि अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आ बैल मुझे मार। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना ये होता है मुहावरे का अर्थ आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ढाक के वही तीन पात होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? यत्न पूर्वक रखना। सेकंड ऑप्शन है हमारा सदा एक सा। थर्ड ऑप्शन है उल्टा पटंग करना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अनुरूप बनना। इस तरीके से इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? ढाक के वही तीन पात होना, यानी कि सदा एक सा होना। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 99 के फेर में पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है धन कमाने में लगा रहना। सेकंड ऑप्शन है हमारा मूर्खता से कार्य कर बैठना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है किसी चक्कर में पड़े रहना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परिवार के झंझटों में फंसे रहना। इस तरीके से इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 99 के फेर में पड़ने का मतलब होता है धन कमाने में लगे रहना। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसे रसराज कहा जाता है? जैसा कि हमने रस पढ़े हुए हैं और रस को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वो रस को पहले डिटेल से पढ़े, उसके बाद यदि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाता है तो उसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं। और रस का एक प्रैक्टिस सेट, सेपरेट प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जिसमें 30 क्वेश्चन उसमें रस के ही रखे गए हैं। तब उस प्रैक्टिस सेट को लगाकर भी देखिए कि उसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमने देखा कि रसराज किसे कहा जाता है, तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। क्लियर है? इन्हें भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जहाँ नायक नायिका के मेल मिलाप या मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक नायिका के वियोग या बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्लियर है? पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 9 मानी जाती है। यदि पूछा जाए रसों के अंग कितने हैं, तो रसों के अंग 4 माने जाते हैं। रसों के अंग 4 कौन कौन से हैं? 4 होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। भरत मुनि के अनुसार किस अंग का प्रयोग नहीं किया गया है? अब भरत मुनि की परिभाषा आती है विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। यानी कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्होंने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति की है। क्लियर है? इस तरीके से हमने रस की डिटेल को भी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि यह हमें वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धि दी गई है। अब हमें यह बताना है कि इन चारों वाक्यों में से हमारा कौन सा वाक्य सही लिखा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा वह दंड देने योग्य है। सेकेंड ऑप्शन है वह दंड के योग्य है। थर्ड ऑप्शन है हमारा वह दंड लेने योग्य है। फोर्थ ऑप्शन है वह दंड पाने योग्य है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। वह दंड देने योग्य नहीं होता है, वह दंड के योग्य होता है। क्लियर है? इस तरीके से हम कहते हैं कि वह दंड लेने योग्य है यदि कहा गया है तो यह भी गलत है, वह दंड पाने योग्य है तो यह भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वही हमारा शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया है कि इन चारों वाक्यों में से हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमारा जो शुद्ध वाक्य में आता है तो वहाँ अनेकों नहीं आता है। अनेक माने तो वैसे ही ज़्यादा होता है, तो अनेकों करके कोई बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। इस तरीके से जहाँ भी हमारा अनेकों लिखा है वह वाक्य हमारा पहले ही गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। भारत में अनेक जनजातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा भारत में अनेक जाति है। तो अनेक लिखा हुआ है तो फिर जाति लिखा जाए तो ये हमारा एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक ये हमारा बहुवचन हुआ और जातियां भी हमारा बहुवचन हुआ। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमारा शुद्ध वाक्य पूछा गया है। अब इसमें हमारा शुद्ध वाक्य किस तरीके से पूछा गया है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा किसी अच्छी चीज की जाती है, यानी कि किसी सफलता की ओर की आशा की जाती है। असफलता की कभी आशा नहीं की जाती है। क्लियर है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। शक किसी काम के बिगड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है। इस तरीके से हमारा शक का भी ऑप्शन गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय शक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्लियर है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर खिलाओ, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हुआ जा रहा है। सेकंड ऑप्शन दिया है बच्चे को काट कर, बच्चे को काट कर, यह भी हमारा गलत है। इस तरीके से हमारा यहाँ से ही देख लिया हमने कि ये क्वेश्चन हमारा गलत सेंटेंस में जा रहा है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यानी कि बच्चे को फल खिलाना है, कैसे, फल को काट कर खिलाना है। क्लियर है। इस तरीके से यहाँ हमारी पहले ऑप्शन में अशुद्धि है, दूसरे में भी अशुद्धि है, परंतु तीसरे में हमारी कोई अशुद्धि नहीं निकली। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है काट कर फल बच्चे को खिलाओ, यानी कि यह सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल ही गलत जा रहा है। इसमें हमारा कोई सेंटेंस सही से बन ही नहीं रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं कल पाठ पढ़कर आइए, सेकंड ऑप्शन है हमारा पाठ पढ़कर कल आइए, थर्ड ऑप्शन है हमारा पाठ पढ़कर आइए कल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कल पाठ पढ़कर आइए कल। अब इसमें दिया है कल पाठ पढ़कर आइए कल, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कल पाठ पढ़कर आइए, सेकंड ऑप्शन है हमारा पाठ पढ़कर कल आइए, यानी कि हमारा ये सेंटेंस भी गलत है। हमारा जो सही सेंटेंस है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, पाठ पढ़कर आइए कल। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें पूछा गया है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने का मतलब होता है कि प्रायश्चित करना, किसी भी चीज का या गलती का प्रायश्चित करना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, असाध्य, दुस्साध्य, क्लिष्ट या अशोच्य। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है। जिसका इलाज संभव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असाध्य। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, यानी कि जो धन को फालतू में व्यय करता हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी या अपव्ययी। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यदि देखा जाए मितव्ययी, मित माने होता है कम खर्च करने वाला। सेकंड ऑप्शन है हमारा अपव्ययी, अपव्ययी का मतलब भी होता है अल्पव्ययी, अल्पव्ययी का मतलब भी होता है बहुत कम खर्च करने वाला। ऑप्शन दिया गया है डी, अपव्ययी, अपव्ययी का मतलब होता है व्यर्थ में खर्च करने वाला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो काम ना करना चाहे उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य या दुष्कर।
इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? यदि हमारा देखा जाए तो आलसी और निकम्मा ये भी कहीं ना कहीं काम ना करने के लिए ही वाक्यांश के शब्द हैं, परंतु जो वाक्यांश का सही शब्द है वो हमारा है अकर्मण्य, यानी कि अमान्य होता है नहीं, कर्मण्य माने होता है कि जो काम ना करना चाहे, कर्मण्य माने होता है कर्म करना, यानी कि कर्म ना करना, यानी कि जो काम ना करना चाहे उसे हम कहते हैं अकर्मण्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। इन चारों ऑप्शन में से हमारा क्या सही है? निराकार यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, निर्गुण यानी कि बुरे गुणों वाला। इस तरीके से हम देखते हैं कि जिसे ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना सुना जा सके। इस तरीके से हम उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द अगोचर का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि इसमें कौन सा वाक्य है? अब हम देखते हैं मजदूर मेहनत करता है किंतु, अब इसमें किंतु से यह वाक्य जोड़ा गया है, किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। अब यदि किंतु आता है, इसलिए आता है, और आता है, यदि इस तरीके के हमारे शब्द आते हैं तो यह हमारा वाक्य कौन सा होता है? यह हमारा संयुक्त वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य की एक और पहचान होती है कि हम जहाँ से जोड़ते हैं शब्द वहाँ से हम अलग भी कर सकते हैं, ये शब्द एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। अब वही आता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में वाक्य किस किस से जुड़े होते हैं? वाक्य जुड़ा होता है यद्यपि, फिर भी, जो, सो, जिससे, उससे, इस तरीके से हमारे वाक्य जुड़े होते हैं। यानी कि हमारा एक उपवाक्य होता है, एक हमारा प्रधान वाक्य होता है। उपवाक्य जो गौण वाक्य होता है वो हमारे प्रधान वाक्य पर आश्रित रहता है, परंतु संयुक्त वाक्य में वाक्यों को हम स्वतंत्र रूप से अलग कर सकते हैं। और सरल वाक्य की पहचान क्या होती है? इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय यानी कि एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, हम इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, कौन सा वाक्य है? अब इसमें देखना है हमारा कि यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। अब सरल वाक्य तो यहाँ कहीं से लग ही नहीं रहा, तो सरल वाक्य सेंटेंस हमारे काफ़ी छोटे होते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यदि हम देखते हैं कि यह हमारा मिश्र वाक्य है तो यह बिल्कुल सही है। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर दौड़ पड़े, यानी कि यह हमारा सेंटेंस जिधर और उधर से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमारा सेंटेंस जो और सो से जुड़ा रहता है तभी हमारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, में कौन सा वाक्य है? अब यह और से तो जुड़ा है, परंतु इसमें हमारा कौन सा वाक्य है हम यह देखते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह अलग होता है। यदि हम बोले कि वर्षा हुई और पानी बरसा, यानी आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई और पानी बरसा, यदि यह देखा जाए तो यह और से ही पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है। इसमें मैंने कहा कुछ और यानी कि यह किसी वाक्य के अर्थ के बारे में बता रहा है, यानी कि यहाँ हमारा संयुक्त वाक्य ना होकर यह हमारा मिश्र वाक्य होता है। क्लियर है? अब यदि हम देखते हैं कि इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं क्या, क्योंकि यदि संयुक्त वाक्य होता तो इसका एक स्वतंत्र अर्थ निकल चुका होता। अब देखते हैं यह हमारा यदि मिश्र वाक्य है तो इसका स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है क्या? मैंने कहा कुछ और, यानी कि मैंने कहा कुछ और यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस को हटा दिया जाए तो हमें समझ में आ रहा है कि मैंने कहा कुछ और, इसके बाद हमारा कुछ ना कुछ और होना चाहिए सेंटेंस। यदि हम यही देखते हैं उसने सुना कुछ और, यानी कि इस सेंटेंस से पहले हमारा कुछ सेंटेंस एक और होना चाहिए। इस तरीके से ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इसलिए यहाँ हमारा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, इसमें हमारा कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? यह जैसे और वैसे से जोड़ा गया है। इस तरीके से आप कुछ ही समझ गए होंगे कि यह हमारा कौन सा वाक्य है। यदि आपने खुद समझ लिया है तो आप बता सकते हैं कि यह हमारा मिश्र वाक्य है, कि व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है। अब यदि हम यह सेंटेंस बोलते हैं कि व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसके बाद एक सेंटेंस और है हमारा। क्लियर है? इसलिए यह हमारा स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो पा रहा है। यदि हम कहते हैं जैसे उसके पिताजी,
तो इससे पहले भी हमें ऐसा लग रहा है कि कोई सेंटेंस है, यानी कि ये दोनों सेंटेंस हमारे स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य है। इस तरीके से हमारी क्लास यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।